ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೆಡೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೆಡೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. पाकिस्तानी आर्मी बार बार इस एलओसी क्रॉसिंग को डिनाई कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी पार नहीं की है बल्कि ये काम मुजाहिदीन का है। लेकिन पाकिस्तान का ये झूठ भी ज्यादा दिन तक पर्दे पर नहीं रह पाया और जल्द ही इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी के कई डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे ये साबित हो गया कि ये काम पाकिस्तानी आर्मी का है। ये पहली बार था जब दो न्यूक्लियर इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत की पहली थी खून में लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा और गिर गए होश गंवा के। अब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। लता दीदी के गले से निकले हुए इस सुरीले गाने को सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ही हालात थे कारगिल युद्ध के, जब हमारे देश के एक एक जवान 100 दुश्मनों को मारकर अंत में खुद ही शहीद हो गए और बदले में हमें दे गए कारगिल युद्ध की जीत के खिलाफ ऑपरेशन बद्र को लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी का मकसद नेशनल हाईवे 1A पर कब्जा करके सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन मिलिट्री पोजीशंस को वीक करना था और साथ ही सियाचिन से इंडियन आर्मी की सप्लाई चेन को कट ऑफ करना था। कारगिल के बटालिक टाउन के एक लोकल शेपर्ड ताशी नामग्याल अपनी खोई हुई याक खोजने के लिए निकले थे। दूरबीन से देखने पर उन्हें पठानी ड्रेस पहने कुछ लोग पहाड़ी रीजन में पत्थर तोड़कर बंकर बनाते हुए दिखे, जिनके पास हथियार भी थे। ताशी को डाउट हुआ कि ये लोग एलओसी के उस पार से आए हैं, इसीलिए ये खबर उन्होंने जल्द ही इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट को दी। इस इनफिल्ट्रेशन को चेक करने के लिए जब इंडियन आर्मी ने अपने जवानों को भेजा तो इंडियन ट्रूप्स को लगा कि ये इनफिल्ट्रेटर्स मुजाहिदीन है। लेकिन 5 मई को पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल में भारत के एम्यूनेशन डंप को निशाना बनाया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। 10 मई तक इंडियन आर्मी जान गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से द्रास, कक्सर और मुश्को सेक्टर्स में भारी इनफिल्ट्रेशंस हुई है और हर इलाके में इनकी टैक्टिक्स में बदलाव से इंडियन आर्मी ये भी समझ गई थी कि ये काम मुजाहिदीन का नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी का है। ये खबर साफ थी कि पाकिस्तानी सैनिक भारत के एलओसी वाले हिस्से में 150 किलोमीटर तक फैल चुके हैं। कारगिल का पूरा हिस्सा ऊंची पहाड़ियों और दर्रा और वैलीज में बटा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानियों ने भारत के कई पीक्स और वैलीज को ऑक्यूपाई कर लिया था। मश्को वैली के कई निचले हिस्से .5353 माउंटेन पीक जो कि एलओसी पर बना हुआ है और इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह काम करता है, उसे पूरी तरह कैप्चर कर लिया था। काकसार गांव, बटालिक रेंज और चोरबत वैली के माउंटेन पीक्स और तुर्तुक विलेज के सदर्न एरियाज में भी पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ कर दी थी और ऑक्यूपाई कर लिया था। इस तरह से कई सारे स्ट्रेटेजिक माउंटेन पीक्स को पाकिस्तानियों ने कब्जा करके रखा था। इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत की पहली कैजुअलिटी 15 मई को हुई जब जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया और 5 जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। ये जवान काकसर एरिया में पेट्रोलिंग के लिए गए थे, तब पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उन पर हमला किया गया था। 22 दिन तक इन सैनिकों को पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी कैद में रखा और इन पर एक्सट्रीम टॉर्चर्स किए गए। उसके बाद जब इन जवानों के मृत शरीर को भारत को लौटाया गया तब इंडियन सोल्जर्स के सब्र का बांध टूट गया। अब सामने एक ही रास्ता था और वो था भारत की जीत और पाकिस्तानियों को एक ऐसा सबक देना जो वो चाहकर भी कभी न भूल पाए। 10 मई 1999 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया। इसका मकसद कारगिल के इलाके पर भारत के कंट्रोल को वापस एस्टैब्लिश करना और पाकिस्तानी आर्मी को वहां से भगाना था। इसलिए हजारों सैनिकों को कश्मीर से कारगिल की तरफ मोबिलाइज किया गया। उस वक्त भारत के आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक थे, जिन्होंने ऑपरेशन विजय की कमान संभाली थी और 16,000 फीट पर दुश्मनों से लड़ने के लिए इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटेजी को भी प्लान किया था। इस युद्ध में इंडियन आर्मी का फर्स्ट अप्रोच
कारगिल की स्टीप पहाड़ियों को चढ़ना था, जिसे चढ़ने में 12 से 13 घंटे का वक्त लगता था। अब क्योंकि कारगिल की नंगी और खड़ी पहाड़ियों पर दुश्मन आसानी से इंडियन सोल्जर्स को देख सकते थे, इसीलिए चढ़ाई का वक्त रात को चुना गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि कारगिल की पहाड़ियों पर एक तो हड्डी जमा देने वाली ठंड थी और ऊपर चढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी होने वाली थी। ऐसे में ऊपर चढ़ते हुए या तो सैनिक अपने साथ पानी और खाना ले जा सकते थे या तो वेपन्स लेकर दुश्मनों को खदेड़ सकते थे। इन सब के अलावा अगर थोड़ी भी लापरवाही होती तो ऊपर बैठे दुश्मन आसानी से इंडियन आर्मी पर धावा बोल सकते थे। लेकिन हमारे जाबाज ऑफिसर्स और सोल्जर्स हर सिचुएशन के लिए तैयार थे। इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन को सक्सेस करने में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी एक बड़ा क्रूशियल रोल निभाया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर एंड ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया। इस स्ट्रैटेजी को बदलते हुए इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी को बेटर एयर सपोर्ट देने के लिए MiG-21, MiG-23 एंड MiG-27 को यूज करना शुरू किया और मिराज 2000 को लेजर गाइडेड बॉम्ब से प्रिसीजन अटैक्स में लाया गया। इनकी मदद से एयरफोर्स ने दुश्मनों की पोजीशंस की रेकी कर उन पर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशंस की जानकारी इंडियन आर्मी से शेयर की। इस जानकारी की मदद से ही आर्मी एक बेहतर प्लान के साथ दुश्मनों को टारगेट कर पाई। कारगिल पर वापस कंट्रोल जमाने के लिए भारत के जाबाज सैनिक जहां ब्रेवरी से लड़ रहे थे, वहीं कारगिल में उन्हें कई एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा था। ग्राउंड लेवल पर पाकिस्तानी आर्मी के पास हाइट का एडवांटेज था। वो पहाड़ी की चोटियों से लगातार फायर करके जवानों की मुश्किल बढ़ा रहे थे। साथ ही ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी भारत के सैनिकों के विपरीत काम कर रही थी। कारगिल की ठंडी पहाड़ियां उन दिनों माइनस टेम्परेचर में थी। यहाँ न केवल ऑक्सीजन लेवल कम था बल्कि एयर प्रेशर भी काफी कम था। इतनी लंबी चोटियों को पार करते हुए जो सैनिक आगे बढ़ रहे थे, उनमें से कई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार भी हो रहे थे। NH-1A पर पाकिस्तानी आर्मी की कांस्टेंट शेलिंग के बीच इंडियन आर्मी ने कारगिल के चैलेंजेस को ओवरकम किया और दिन के समय होने वाले फ्रंटल अटैक्स के बजाय आर्मी ने अपने अटैक्स की टेक्निक्स को बदला और चढ़ाई का वक्त रात को चुना गया। तोलो लिंक की लड़ाई ऊंची पहाड़ियों की पीक पर लड़ी गई, जो कि एक डिसाइसिव और ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसने युद्ध में भारत की जीत को लगभग पक्का कर दिया था। इस पहाड़ी पर पाकिस्तानी आर्मी कब्जा करके बैठी हुई थी और यहाँ की पहाड़ियों को रिकैप्चर करना इंडियन फोर्सेस के लिए सबसे मुश्किल हो रहा था। 16,000 की हाइट पर यहाँ टेम्परेचर माइनस में था। इस पहाड़ी पर चढ़ने वाली आर्मी यूनिट में 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन और कई ऑफिसर्स शामिल थे, जिसमें से एक कैप्टन अजीत सिंह भी थे। आगे मेजर राजेश अधिकारी ने भी अपनी कंपनी लीड करते हुए पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। वह अपनी कोशिश में सफल हो ही जाते, लेकिन जब वो ऊंचाई से कुछ मीटर ही दूर थे तब घुसपैठियों ने इन्हें देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में मेजर राजेश अधिकारी शहीद हो गए और उनके 2 साथी भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शहीद हो गए। कर्नल रविंद्रनाथ भी दुश्मन से 1000 फीट की दूरी पर थे। यहाँ उन्होंने अपने सोल्जर्स को आखिरी बार जीत की कसम दिलाई और आगे बढ़ गए, जिसके बाद हमारी फौज उत्साहित होकर आगे बढ़ी। 4 घंटे तक लगातार फायरिंग जारी रही। 10,000 से ज्यादा शेल्स और 120 आर्टिलरी गन्स को फायर किया गया। प्लान के मुताबिक सैनिकों को 3 टीम्स में डिवाइड किया गया और उन्हें नाम दिया गया अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। पहली टीम को टास्क दिया गया कि वह फ्रंटल अटैक्स को संभालेंगे, जबकि दूसरी टीम लोअर रिज से जाकर पीछे से अटैक करेगी और तीसरी टीम कवर फायर देगी। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिक को पीछे की तरफ से मेजर विवेक गुप्ता के प्लाटून्स ने अटैक किया। यहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग हुई और इस लड़ाई में भारत ने मेजर विवेक गुप्ता और अपने 6 सोल्जर्स को खो दिया। लेकिन इन सभी सैनिकों की कुर्बानी जाया नहीं गई और भारत ने वापस तोलो लिंक पर अपना कंट्रोल जमा लिया। टाइगर हिल और तोलो लिंक पर कब्जा जमाकर सेकंड राजपुताना राइफल्स ने यह साबित कर दिया था कि युद्ध की परिस्थिति जैसी भी हो, भारतीय सिपाही अपने खून से अपनी जीत का इतिहास लिखेंगे। फिर क्या था, तोलो लिंक के नॉर्थ में एक और ऊंची पहाड़ी थी जिसे नाम पॉइंट 5140 दिया गया था। इसकी ऊंचाई 17,000 फीट थी। इसके अलावा तोलो लिंक और पॉइंट 5140 के बीच 10 हाई ग्राउंड्स थे जिन्हें हम्प्स कहा जाता था। इंडियन आर्मी द्वारा इन हम्प्स को तो कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन पॉइंट 5140 को वापस पाना अभी बाकी था और इसे वापस रिकैप्चर करने का टास्क लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी
जी को सौंपा गया था। इसके बाद सोल्जर्स के 2 ग्रुप्स को फॉर्म किया गया, जिसमें एक ग्रुप की कमान लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल को सौंपी गई। वहीं दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेर शाह। इनका प्लान था कि हिल्स को 2 डिफरेंट डायरेक्शन से क्लाइंब किया जाए। 20 जून को दोनों ग्रुप्स ने चढ़ाई शुरू की और दोनों ग्रुप्स अपने इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल रहे। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की कमांड में उनके ग्रुप ने फ्रंटल अटैक संभाले और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्होंने 4 दुश्मनों को ढेर कर दिया। कई घंटों के हैवी कॉम्बैट के बाद पॉइंट 5140 को इंडियन सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया और अपने विक्ट्री सिग्नल के तौर पर विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोर सिग्नल भी दिया। पॉइंट 5140 पर विक्ट्री भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। टाइगर हिल 17,000 फीट की एक ऊंची चोटी थी जो कि द्रास रीजन को डोमिनेट करती थी। इस काम 18 ग्रेनेडियर्स और 8th बटालियन सिख रेजिमेंट को सौंपा गया। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स 2 जुलाई को पहले ही दुश्मन के ठिकानों पर अपनी नजर गड़ा चुकी थी। फिर 3 जुलाई की रात को भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल की चढ़ाई शुरू की। अब क्योंकि टाइगर हिल की एक साइड पूरी तरह वर्टिकल थी, इसीलिए इंडियन आर्मी ने रणनीति बनाई कि वह मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट का सहारा लेगी, यानी ट्रूप्स का एक ग्रुप वर्टिकल साइड से पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर घुसपैठियों को सरप्राइज करेगा, वही 8 सिख सामने से अटैक कर अपने मिशन को अंजाम देंगे। आगे हुआ भी ऐसा ही। 18 ग्रेनेडियर्स की टीम ने रस्सी और माउंटेन इक्विपमेंट की मदद से इस मिशन को अंजाम दिया। इसमें 18 ग्रेनेडियर की घातक प्लाटून्स को लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह लीड कर रहे थे। इन्होंने 4:30 बजे टाइगर हिल पर पहुंचकर दुश्मनों को सरप्राइज कर दिया था। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की हेवी आर्टिलरी शेलिंग और एयर अटैक्स ने दुश्मनों की हालत को पहले ही खस्ता कर दिया था। इसीलिए जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग हुई तो दुश्मनों ने अपने 12 साथियों को खो दिया था, जबकि भारत की तरफ से 6 कैजुअलिटीज हुई थी। घायल हुए सोल्जर्स में एक सैनिक 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव भी थे, जिन्होंने खुद से इस मिशन पर जाने के लिए वॉलंटियर किया था। ये रोप को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों को इनके बारे में पता चला और उन्होंने मशीन गन एंड रॉकेट की फायरिंग से इन्हें घायल कर दिया। लेकिन जख्मी हालत में भी ये अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते रहे और दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंका और 4 दुश्मनों को मार गिराया। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे बंकर को भी निशाना बनाया। इनकी बहादुरी से मोटिवेट होकर बाकी सोल्जर्स में भी जोश आया, जिसके बाद सबने बहादुरी दिखाकर टाइगर हिल पर भी जीत का झंडा लहराकर भारत का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। बैटल ऑफ तोलोलिंग एंड टाइगर हिल की जीत से जहां जवानों का मनोबल बढ़ गया था, वहीं भारत की इस जीत की खुशी को हर भारतीय मना रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस खुशी के साथ एक ट्रेजेडी भी देश का इंतजार कर रही है। इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1999 को हुई, जब कैप्टन विक्रम बत्रा की लीड में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को पॉइंट 4875 को कैप्चर करने के लिए भेजा गया। इस मिशन पर उनके बैटल कंपेनियन थे कैप्टन अनुज नायर। कैप्टन बत्रा ने इस मिशन में अपनी वीरता दिखाते हुए दुश्मनों को धूल चटा दी। फिजिकल फाइट में उन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी फाइटर्स को मार गिराया। उनके शरीर पर लगी चोटों के बावजूद वो अगले दुश्मन की ओर बढ़े और उन पर ग्रेनेड फेंक कर दुश्मनों को साफ कर दिया। 7 जुलाई को मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था और भारत पॉइंट 4875 पर जीत जाहिर करने के लिए तैयार था। लेकिन इसी बीच कैप्टन बत्रा एक दूसरे सोल्जर लेफ्टिनेंट नवीन अनाबेरू को रेस्क्यू करने के लिए बंकर से बाहर निकले। तभी दुश्मन की गोली सीधे कैप्टन बत्रा की चेस्ट पर आकर लगी और भारत ने अपने वीर शेर शाह को खो दिया। भारत को पॉइंट 4875 पर जीत तो हासिल हुई, लेकिन इस जीत की कीमत देश को बहुत महंगी पड़ी। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 13th बटालियन के 24 साल के कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध में जीत तो गए, लेकिन एक घायल साथी को बचाने के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी। देश को जीत की खुशी देकर खुद कैप्टन बत्रा इतनी छोटी उम्र में चल बसे। भारत ने अपने 2 हीरोज कैप्टन बत्रा और कैप्टन अनुज नायर को खो दिया था। आज के दिन पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 4875 की बैटल के साथ ही कारगिल में भारत की जीत भी तय थी। एक तरफ जहां भारत ने द्रास का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, वहीं 7 जुलाई को इंडियन आर्मी बटालिक सेक्टर में जोबर हाइट्स को भी कैप्चर करने में सफल हो चुकी थी। बटालिक तुर्तुक सब सेक्टर, जो कि सियाचिन के करीब था,
उसे भी इंडियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। भारत की युद्ध में ये डोमिनेशन पाकिस्तान को वॉर में पीछे खदेड़ रहा था और उसी का नतीजा था कि 11 जुलाई तक पाकिस्तानी ट्रूप्स बटालिक सेक्टर से पीछे हटने लगे थे। साथ ही 12 जुलाई को इंटरनेशनल प्रेशर में आकर पाकिस्तानी ट्रूप्स को पूरे कारगिल से पीछे हटना पड़ा था। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को एक बड़ी सक्सेस डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन ये युद्ध ऑफिशियली 26 जुलाई को खत्म हुआ, जब इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने कंफर्म किया कि कारगिल से घुसपैठिए पूरी तरह से एविक्ट हो चुके हैं। इसीलिए आज इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी, सैक्रिफाइस और दृढ़ निश्चय की बदौलत भारत को न केवल उसकी सरजमीन वापस मिली, बल्कि दुनिया भर ने भारत की मिलिट्री पावर का लोहा माना। युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भले ही ये जवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन कारगिल की ऊंची चोटियां आज भी इनके बहादुरी के किस्से सुनाती शान से भारत के बॉर्डर की रखवाली करती है। My dear NCC cadets and the BHM Mahendra Sir, 22nd Karnataka Battalion, NCC Hubli, and my ex-NCC cadets. I heartily welcome all of you for this beautiful occasion. We are celebrating 26th year Kargil Vijay Divas in our college. This is club. हुसैन साहब, प्यारे कैडेट, मैं BHM महेंद्र सिंह आप सभी का इस शुभ अवसर पर यानी कि विजय दिवस पे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विजय दिवस क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, क्योंकि विजय दिवस 3 मई 1999 में हम और हमारे पड़ोसी देश के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जो कि कारगिल में हुई थी। ये लड़ाई तकरीबन 12 हफ्ते चली, 12 से 13 हफ्ते चली और आज के दिन 26 जुलाई 1999 को हमारे देश का तिरंगा तोरो लेरो की पहाड़ियों पे लहराया था और पाकिस्तान सरेंडर हो गया था कि आज के बाद हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तब से आज तक इसे खुशी के ऊपर मनाया जाता है, लेकिन ये खुशी इतनी आसानी से थोड़ी मिली। इस खुशी या इस विजय को या इस लड़ाई को भारतीय सेना ने एक नाम दिया था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय को सफल बनाने के लिए हमारे जवानों की बहुत शहादत हुई थी, जिसमें तकरीबन 527 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और तकरीबन 1300 जो जख्मी हुए थे। इनकी बदौलत आज हम अपने देश का गौरव ऊंचा समझते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को विजय बनाया था। कई माओं ने अपने बेटा खोया, कई बीवियों ने अपना सुहाग, कई बच्चों ने अपने बाप का साया खोया। खोया नहीं तो इन जवानों ने कुछ माँ का साया, खोया नहीं इन जवानों ने कुछ माँ का साया, और वो माँ थी भारत माँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही हुसैन सर को, जो आप लोगों ने मुझे ये यहाँ पर सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ಜೈ ಹಿಂದ್ ಆರಂಭ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ 27 ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ ಕಳಗೊಂಡ್ 5R27 ಕರ್ನಾಟಕ ಹಂಸಭಾವಿ, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು
ತಮ್ಮ ತನು ಮನೆ ಧನದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಡೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡೆಟ್ಗಳಿಗೂ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ.